नमस्कार सभी को। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर एससीईआरटी यूपी ऑनलाइन का क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। आज हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत विषय भूगोल में पर्यावरण और पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। और इस विषय की गंभीरता आप सभी जानते हैं। पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत सारे खबर अखबार में रोज प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं। कैसे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और उस प्रदूषण के क्या-क्या दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, इन सब बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण शब्द का जो निर्माण है, दो शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण, परि और आवरण। तो इसमें परि का जो मतलब है वो हमारे आसपास अर्थात जो हमारे चारों ओर है, हमारी जो सराउंडिंग्स है, उसको ये डिनोट करता है। और आवरण जैसा कि इस शब्द से ही स्पष्ट है कि जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। तो पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की कुल इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्री आबादी को प्रभावित करती है और उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करती है। पर्यावरण के जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके संगठक हैं, जो फिजिकल कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट, बायोलॉजिकल कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट्स मिल करके और इन जो भी ये कंपोनेंट्स हैं, इनमें अगर थोड़ा भी किसी भी फिजिकल में, केमिकल में, बायोलॉजिकल में अगर थोड़ा बहुत भी इधर-उधर भी होता है, तो इसका दुष्प्रभाव और इसका प्रभाव हमारे जो भी तत्व, जो भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव से लेकर के बृहद जीव तक, वनस्पतियों से लेकर के हर प्रकार के जितने भी परितंत्रीय या आबादी में रहने वाले जीव हैं, वो सब प्रभावित होते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 जून को प्रतिवर्ष हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का जो उद्देश्य था, वो वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति, समाज के अंदर जागृति लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। इसकी सबसे पहले शुरुआत 1972 में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से हुई। तो सबसे पहले 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण के जैविक संगठकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैविक क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। तो पर्यावरण का बहुत ही बृहद महत्व है, बृहद क्षेत्र है। और इसको हम डिटेल में इसके जो भी कंपोनेंट्स है उस पर आप सब उससे चर्चा करेंगे। अभी रिसेंटली आईपीसीसी जो इंटर पैनल फॉर क्लाइमेटिक चेंज की एक जो जलवायु से संबंधित जुड़ी हुई जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने एक रिपोर्ट जो है नवीन रिपोर्ट जारी की, जिसमें ये जो विभिन्न आप जैसे देख रहे हैं इन विषयों पे उसने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें जलवायु परिवर्तन के बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन करके लोगों को जागरूक करने के लिए ये रिपोर्ट तैयार की गई। उसमें दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय था वो मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन। और तीसरा जो था वो भूमि अपक्षरण, लैंड डिग्रेडेशन। और सतत भूमि प्रबंधन, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और ग्रीन हाउस गैस का प्रवाह नाम पर एक नवीनतम रिपोर्ट जारी। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भू सतह पर वायु का तापमान बढ़कर लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस जो लगभग दुगुना हो गया है। और ग्लोबल वार्मिंग पे भी ये इस संस्था के द्वारा बहुत सारे रिपोर्ट्स और समय-समय पे सेमिनार और इस तरह के आयोजन, पेपर्स वगैरह लिखे जाते हैं, रिसर्च पेपर, जो जिसमें जलवायु से जुड़ी हुई, इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसे शोध पत्र समय-समय पे जारी किए जाते हैं।
तो ग्लोबल वार्मिंग जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आईपीसीसी की विशेष रिपोर्ट जिसमें जो 2018 में प्रकाशित थी, उसमें ये कहा गया कि जो मानव की गतिविधियों के कारण, जो मानविक गतिविधियां हैं, उनके कारण जो पूर्व औद्योगिक समय से अभी तक वैश्विक तापमान जो है वो लगभग 0.87 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। अगर इसको हम एक कंपेरेटिव लाइन के तौर पे देखें, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जो हमारा तापमान था वायुमंडल और ये जो इन्वायरमेंट का, और अभी के तापमान में इतने 0.87 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। तो प्री इंडस्ट्रियल एरा एंड करंट एरा के बीच में हम देखें कि बहुत सारी औद्योगिक गतिविधियां हुई, जो मानवीय गतिविधियां हुई, जिसकी वजह से हमारा जो वैश्विक तापमान है वो बढ़ा है। और इस तापमान के बढ़ने के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, ये तापमान बढ़ने के जो दुष्प्रभाव हैं वो सभी घटकों पे आपको परिलक्षित होते हैं, चाहे सूक्ष्म जीव हो, जल में रहने वाले जीव हो, जल की वनस्पतियां हो, पृथ्वी की वनस्पतियां हो। तो जो पूरा इकोसिस्टम हमारा है, जिसको हम इकोलॉजी के में अध्ययन करते हैं, इकोसिस्टम, इस सारे इकोसिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब पर इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ा है। अब एक बहुत बृहद चर्चा पूरी दुनिया में हुई कि पृथ्वी के पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए। तो इसके लिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन और तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से बहुत ही घनिष्ठ संबंध, सब एक दूसरे से जुड़े हुए इंटरलिंकिंग प्रोसेस है। अगर एक भी सिस्टम में थोड़ा बहुत भी डिफॉर्मिटीज होती है तो वो पूरे चेन को, जिसको ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई संक्रियाएं हैं, उन सबको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और मानव सभ्यता की सभ्यता पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर यही स्थिति हम इसको कंटिन्यू करते जाते हैं और बेतहाशा पर्यावरण का दोहन करेंगे, तो ये एक ऐसी स्थिति भी आएगी कि मानव सभ्यता भी खतरे में पड़ेगी। अभी हाल में ही हम इसको, आप सब लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि जिस समय जो लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के समय जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो काफ़ी बेटर हो गया और नदियों के जो जल थे उसमें भी काफ़ी उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो गई थी, वो पीने योग्य जल हो गए थे और उनमें जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा थी वो घट गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस अभी इस समय जो था कि सारी जो गतिविधियां स्थगित हो गई थी, सारे कल कारखाने, उद्योग धंधे और इवन जो वायु प्रदूषण, जो यातायात के साधनों को हमने सब पे बैन लगा हुआ था, कोई कहीं आ जा नहीं रहा था, ये पूरा वैश्विक स्तर पे ये चीज हुआ। तो उसके वजह से हमने इस तापमान को, वायुमंडल जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसके बहुत सारे जो अच्छे प्रभाव हम लोगों ने देखे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ, पानी जो नदियों के जल हैं उनकी शुद्धता और उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये सब चीज़ें हम अपने आसपास के वातावरण में जो होने वाली गतिविधियां हैं, इनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इनको परख सकते हैं, इनका अनुभव कर सकते हैं, इनके दुष्प्रभावों को भी हम समझ सकते हैं। तो प्रदूषण के कारण जो हमारी पृथ्वी है ये दूषित हो रही है, और जैसा कि मैंने कहा कि ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो मानव सभ्यता के विनाश के लिए या मानव संकता भी संकट में पड़ने वाली है। इस स्थिति को ध्यान में रख करके 1992 में ब्राजील में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 174 देशों ने भाग लिया और उस सम्मेलन का नाम पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट, 1992 इन ब्राजील। तो इस अर्थ समिट में बहुत सारे इन सारे विषयों पर बहुत बृहद चर्चा हुई। इसके बाद इसी कड़ी में जो दूसरी पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ वो 2002 में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ। विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए थे। अब हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण, उसका अर्थ, प्रकार, प्रभाव और कारण तथा रोकने के उपाय क्या क्या हैं।
हम सभी जानते हैं कि सभी जीव अपनी वृद्धि और विकास तथा अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए संतुलित पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। अब यहाँ संतुलित पर्यावरण से तात्पर्य यह है कि जिसमें प्रत्येक घटक, जो घटक की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल जो भी कंपोनेंट्स हैं, उसमें एक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में उपस्थित होते हैं। जैसे अगर मैं इसको ऐसे देखिए, अगर उदाहरण के तौर पे देखिए कि हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 0.03% है। अगर ये मात्रा बढ़ जाती है आइडियल अमाउंट में, जो मात्रा है जिससे कोई हमें नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन अगर ये मात्रा बढ़ जाती है तो कैसे ये ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ने के लिए पृथ्वी पे जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगी। उसी तरह से अगर ओजोन के लेयर में जो डिप्लीशन हो रहा है, उस डिप्लीशन के जो कारक हैं उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो ओजोन के लेयर में डिप्लीशन होगा और उसके वजह से बहुत सारी दुष्प्रभाव हमारे पृथ्वी पर पड़ेंगे। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, इनकी जो एक बैलेंस मात्रा है, निश्चित मात्रा है, अगर उस निश्चित मात्रा में कभी कभी मानवीय या अन्य कारणों से पर्यावरण में एक अथवा अनेक घटकों की मात्रा या तो आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है और अथवा पर्यावरण में हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है, तो इस स्थिति में पर्यावरण जो है हमारा दूषित हो जाता है और जीव समुदाय के लिए किसी न किसी रूप से हानिकारक सिद्ध। पर्यावरण में इस अनचाहे परिवर्तन को ही हम पर्यावरणीय प्रदूषण। तो एक जो बैलेंस है बना हुआ है, प्रकृति ने एक बैलेंस बनाया है हर तत्व का, हर एलिमेंट्स का। अगर उस एलिमेंट्स में हम अगर कहीं भी छेड़छाड़ करते हैं, उसकी मात्रा को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाते हैं, तो उसके दुष्प्रभाव जो है हमारे पर्यावरण के जितने भी घटक हैं, उन सारे घटकों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और उसका जो प्रभाव दुष्प्रभाव होगा वो मानव जीवन पे पड़ेगा। अब हम बात करेंगे प्रमुख कौन कौन से प्रदूषण हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पर्यावरणीय घटकों के आधार पर पर्यावरणीय प्रदूषण को हम मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित करते हैं और डिटेल में इन इन चार जो हम यहाँ प्रदूषण की बात कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल गतिविधियां होती हैं। एक एक क्षेत्र में बहुत बृहद पैमाने पे बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम यहाँ बात करेंगे कि मृदा मृदा प्रदूषण की बात होती है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मृदा प्रदूषण में। तो मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में ऐसा कोई अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव पोषण तथा फसल उत्पादन व उत्पादकता पर पड़े, जिससे मृदा की गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, मृदा प्रदूषण कहलाता है। ये कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, कीटनाशक पदार्थ, रासायनिक उर्वरक, खत पतवारनाशी पदार्थ, विषैले गैसें आदि प्रमुख मृदा प्रदूषक हैं। इसको आप विशेष रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम हमारा जो सॉइल है वो पोल्यूट हो रहा है। इसीलिए अभी हम सॉइल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। बहुत बृहद पैमाने पर एग्रीकल्चर साइंस के अंदर और सरकारें भी इस तरह के प्रयास कर रही है कि उस जमीन की क्या हेल्थ है, सॉइल का क्या स्वास्थ्य है, इसकी पहचान करें। उसमें कौन से तत्व की मात्रा ज़्यादा है, उसको कैसे बैलेंस किया जाए। इन सब विषयों के बारे में बहुत सारे डिटेल के रूप में बहुत सारे ऐसे प्रकल्प चल रहे हैं जिसमें सॉइल की स्वास्थ्य को हम सुधार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो मृदा प्रदूषण से होने वाले क्या क्या प्रभाव हैं। तो मृदा प्रदूषण से मृदा के भौतिक व रासायनिक गुण प्रभावित होते हैं और मिट्टी की उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। कहीं कहीं लोग मल और जल से खेतों की सिंचाई करते हैं, जिससे मृदा में उपस्थित छिद्रों की संख्या दिनों दिन घटती जाती है और बाद में ऐसी स्थिति आती है कि भूमि की प्राकृतिक मल और जल उपचार क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अगर आप इसको ऐसे देखें कि भारत एक कृषि प्रधान देश है
और भारत के अंदर बड़े व्यापक पैमाने पर विभिन्न क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर बहुत सारी फसलों के प्रकार भी हैं और उनकी खेती की जाती है। अगर हम अनियंत्रित मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो उससे सॉइल के अंदर वो रासायनिक तत्व जो है वो रिच करके जाता है और उस मृदा की जो एक कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, उसका जो स्वास्थ्य है, उसका नाश होता है। और फिर ये ये वहीं तक नहीं रुकता है, सॉइल को ही पोल्यूट नहीं करता है, इससे हम ग्राउंड वाटर जो है वो भी पोल्यूशन होता है। अभी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो आप देखे होंगे जहाँ पे आर्सेनिक। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है कि बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। की एक से जो सॉइल का जो पोल्यूशन हुआ है, आर्सेनिक एक केमिकल जो है वो मृदा में पाया गया और वहां से फिर वो जल में आया, जल से फिर हम ग्राउंड वाटर जब हम बोरवेल के थ्रू पानी को निकालते हैं, उससे वो फिर ह्यूमन चेन में आया और उससे बहुत सारी ऐसी ऐसी बीमारियां होती चली गई, स्किन की बीमारी, कैंसर, बहुत सारे कैंसर्स हुए। तो ये कैसे एक इंटरमिंगल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। अगर हमारी जो जमीन है वो अशुद्ध होती है रासायनिक तत्वों के द्वारा, पेस्टिसाइड्स के द्वारा, और भी ऐसे जो फैक्ट्रियों से निकले हुए कचरे हैं, वो जमीन में अगर उनको बिना शोधन किए हुए अगर हम उनको प्रवाहित करते हैं तो वो जल के साथ साथ सॉइल जो उस जल में, अगर उस जल किसी नदी में हम प्रवाहित करते हैं तो उस नदी का जल जो है जहाँ पे सिंचित सिंचाई के रूप में खेतों में जाएगा, वहां से फिर वो परकुलेट होकर के हमारे ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा, सॉइल को पोल्यूट करेगा। तो ये एक ऐसा चक्र है, साइकिल है। तो एक जगह अगर कहीं गलती हो रही है तो उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव हमारे पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम पे पड़ेगा। अगर वो सॉइल पोल्यूट होती है, आप सब इस बात को बहुत अनुभव कर रहे होंगे कि आजकल हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं। अगर हम उस ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कंपोस्ट का यूज करते हैं, जो केचुए के द्वारा बनी हुई खाद है, जो खरपतवार को हम प्राकृतिक रूप से सड़ाते हैं और उसके प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत हाई प्राइस में कंपनियां ब्रांडिंग करके बेचती हैं। ये ऑर्गेनिक फूड का जो कॉन्सेप्ट, तो क्यों? क्योंकि वो, अगर हम जो भी सब्जी और फल खा रहे हैं, उस फल और सब्जी में इतने कीटनाशक हैं, इतने रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ है, वो फिर हमारे फूड चेन में आएगा और वहां पे हमें प्रदूषित करेगा और तमाम तरह की बीमारियों को। आप सब देखते होंगे कि आजकल खेतों में केचुए नहीं दिखाई देते, जो कहा जाता है कि केचुआ जो है किसानों का मित्र होता है। केचुए की मात्रा जो है धीरे धीरे वो विलुप्त हो गई। ऐसा अध्ययन के बाद पता चला कि जो हम बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, यूरिया, पोटास, डाई, इस तरह के और भी केमिकल की मात्रा का जो छिड़काव करते हैं फसलों पे, जमीन पे, तो इन कीट खरपतवार को मारने के लिए आप बेतहाशा जो रासायनिक पदार्थों और कीटनाशक पदार्थों का उपयोग करने से हमारी मृदा है वो बहुत प्रदूषित हो गई। और इस तरह से बहुत से ऐसे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े थे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमारी कृषि को लाभ पहुंचाते थे, उनका विनाश हो गया। और आज हम फिर वही पुरानी पद्धति की तरफ लौट रहे हैं। ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक फल, इन सब की डिमांड है और लोग बड़े ऊंचे दामों पर इसको खरीदते हैं कि हम स्वस्थ रहें। तो ये जो एक पोल्यूशन का जो प्रदूषण का जो चक्र चला, जिसकी वजह से हमारे जो भी मृदा, वायु, जल, ये सब प्रदूषित होते गए और इसके बहुत सारे जो परिणाम हैं वो आज परिलक्षित भी हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं, जो नए नए कैंसर्स का होना, और भी बहुत सारी बीमारियों का होना, ये सब हमारे फूड चेन में इन सब रासायनिक तत्वों का मिलना थ्रू सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें
सबको जागरूक रहने की जरूरत है। कैसे हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करें, कैसे उसको सस्टेनेबल बचाएं। सस्टेनेबल अप्रोच की बहुत बहुत पूर्ण बात है कि आज तो हम इस पर्यावरण को अपने लिए ही ना सोच करके हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके बारे में भी सोचें। तो आने वाले समय में जो लोग होंगे उनके बारे में हम क्या सोचते हैं, उनको हम कौन सा पृथ्वी देने वाले हैं, कौन सी जो जल के स्रोत हैं उनको देने वाले हैं। तो ये एक सस्टेनेबल अप्रोच की बात बहुत बड़े पैमाने पर हो गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें हमें बहुत ही अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है, लोगों को जागरूक करना है। तो ये विषय जो है ये पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण में प्रदूषण, इस पे हम बहुत डिटेल में भी बात करेंगे। और आप लोगों को और भी जो विभिन्न स्रोत हैं उन स्रोतों से भी आपको डिटेल की में जानकारी रखनी चाहिए। विश्व परिदृश्य के स्तर पर कौन कौन से ऐसे सम्मेलन हुए तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हुए, कौन सी ऐसी संधियां हुई, कौन से इकोलॉजिकल सम्मेलन हुए, अर्थ समिट हुई, कहाँ हुई, उसका क्या एजेंडा था, उसमें क्या क्या रेटिफिकेशन हुए, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। इस तरह के पर्यावरण की जागरूकता को बताने के लिए वैश्विक स्तर पर बहुत सारे ऐसे सम्मेलन, बहुत सारे ऐसे सेमिनार, बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर। आईपीसीसी का नाम आप जब चर्चा में आया, जब राजेंद्र पचौरी को नोबेल प्राइज मिला, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत ही अभूतपूर्व काम करते हैं। जैसे आप वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह के बारे में जानते होंगे कि उन्होंने कैसे जल संरक्षण और जल को लेकर के एक बड़ा अच्छा काम किया है। तो इस तरह से बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे समाज सेवी संगठन हैं, बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन विषयों पे बहुत डिटेल में बात करते हैं। तो इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको जानने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या क्या है। जैसा कि सब अभी डिस्कस भी कर रहे थे, कुछ प्रसंगों में ये बात भी आई थी कि जैसे असतत कृषि गतिविधियां जो है, औद्योगिक कचरा, लैंडफिल से होने वाला रिसाव, बहुत जगह ऐसे होता है। जैसे माइनिंग के क्षेत्र में हम जो खान खदानें हमारी जो खुदाई होती हैं और उनमें जो वैक्यूम खाली स्थान होता है उसको हम लैंडफिल करते हैं, भरते हैं। कूड़े कचरा कचरा जो कंपनियों फैक्ट्रियों के ऐसे कचड़े होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के कचरा, घरों के कचड़े, ऐसे बहुत सारे ऐसे, उसको उस कचड़े को जब हम ऐसे बिना ट्रीटमेंट किए हुए अगर लैंडफिल कर देते हैं तो उससे फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें जो रासायनिक तत्व हैं वो उनका संगठन बदलते रहता है और वो डिटोरिएट होकर के कुछ नए फॉर्म में आ जाते हैं और वो फिर रिस्क करके हमारे जमीन को, हमारे सॉइल को प्रदूषित करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जहरीली गैसेस भी बनती हैं। इस तरह के भी बहुत सारे आप सुने होंगे, न्यूज में भी आता होगा, किसी किसी कुएं में या बहुत ऐसी जगहों पे जहरीली गैस का रिसाव हो गया और कई लोग की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। पॉलीथीन की थैलियाँ, पॉलीथीन जो है आज हमारे सामने बहुत ही भयावह रूप से पृथ्वी, जल और सॉइल को प्रदूषण करने का एक बहुत प्रमुख तत्व के रूप में उभर रहा है। इसीलिए हर जगह आप देखते होंगे कि पॉलीथीन बैन का एक मुहिम चल रहा है। नो प्लास्टिक, नो सिंगल यूज प्लास्टिक। खुली जगहों पे हम कूड़ा करकट जो फेंकते हैं, फिर वो उस कूड़ा करकट का जो तत्व है वो पानी के साथ मिल करके धीरे धीरे रिस करके जमीन को प्रदूषित करता है। अब उनके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उपायों के बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे। जैसे कूड़ा करकट के संग्रहण करने समुचित हो, निष्कासन और निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए। कल कारखानों से निकलने वाले जो सीवेज हैं उनको जल और को मृदा पर पहुंचने में उपचारित करना, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बने होने चाहिए। नगर पालिका और नगर निकायों द्वारा अपशिष्टों का उचित निस्तारण होना चाहिए। जो सीवेज लाइन होती है, सीवेज ट्रीटमेंट, उनको अगर हम डायरेक्ट ऐसे जल में, नदियों में मिलने देंगे तो हमारा जल जो है वो प्रदूषित होगा, फिर उन नदियों से जल मृदा में जाएगा, उससे मृदा प्रदूषण होगा। उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, तब जाकर के उनको
तो इसमें जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं शायद उसकी भयावहता, उसकी गंभीरता को वो नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे घटनाएं, दुर्घटनाएं पूरी दुनिया में हमको देखने को मिलती है। कीटनाशी, कवकनाशी और शाकनाशी आदि का उपयोग कम किया जाए। जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं उनका, उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे ये भी देखने की जरूरत है, जो अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा इशू है कि जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि कितने हेक्टेयर में कितना मिलीग्राम ग्राम इस रासायनिक तत्व को डालना है। कई बार हम बेतहाशा इनका उपयोग करते हैं और उससे हमारी जो खाद्य श्रृंखला है में ये तत्व जो है फूड चेन में एंटर करते हैं और वो हमें प्रदूषित करते हैं और पूरी इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, पशु पक्षी, जीव जंतु, इवन जीव जंतु के अलावा वनस्पतियां, ये सब पोल्यूशन के शिकार हो रही हैं। तो इससे हमारा जो इकोलॉजी है, वो इकोलॉजिकल चेन है, वो इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब हम दूसरे प्रदूषण के बारे में बात करेंगे, जो वायु प्रदूषण है। जैसा कि मैंने कहा कि लॉकडाउन के समय बहुत सारे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत इम्प्रूव हो गया था। भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे शहर हैं, जो दिल्ली है, बॉम्बे है, और भी जो मेट्रो सिटीज हैं, उनका अगर आप पोल्यूशन का लेवल देखें तो वहाँ पे कितनी विकट स्थिति है कि ऐसे समयों में आप देखते होंगे कि वहाँ पे निकलना, अभी जाड़े के दिनों में आप देखे होंगे कि दिल्ली की क्या हालत हो गई थी। स्कूलों को बंद करना पड़ा था, लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। तो ये वायु प्रदूषण जो है, इसमें गैसों का जो मिश्रण है, ये वायु में एक निश्चित मात्रा में पाई जाती है। जब मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न बाहरी तत्वों के वायु में मिलने से वायु की गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है। यह जीव जंतुओं और पादपों को हानिकारक हो जाती है और वायु प्रदूषण कहते हैं। जिन कारकों से वायु प्रदूषित होती है उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन, सीसा, अमोनिया, कैडमियम, धूल आदि प्रमुख मानव जनित वायु प्रदूषक। अब इसका हम प्रभाव की बात करें। वायु प्रदूषण के प्रभाव जो है निम्नलिखित है। वायु प्रदूषित वायु के कारण सूर्य की के प्रकाश की मात्रा में कमी आ जाती है, जिससे पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है। वायु प्रदूषण से मानव व श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, जिसमें दमा, ब्रोंकाइटिस, सिर दर्द, फेफड़े का कैंसर, खांसी, आंखों में जलन, गले का दर्द, निमोनिया, हृदय रोग, उल्टी और जुकाम आदि रोग हो सकते हैं। वायु प्रदूषित क्षेत्रों में जब बरसात होती है तो वर्षा के में विभिन्न प्रकार के गैस व विषैले पदार्थ खुलकर धरती पे आ जाते हैं और जिन्हें हम एसिड रेन, अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो जो सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, इस तरह के जो एसिड्स हैं, ये अगर इन्वायरमेंट में है और फिर वाटर ड्रॉपलेट के साथ इनका मिक्सर होता है और जो पानी नीचे आता है तो वो एसिड रेन होता है। इससे बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स हमारे हैं, ताजमहल को भी इससे खतरा नोटिस किया गया, और भी जो मॉन्यूमेंटल इमारतें हैं वहाँ पे उन अम्ल वर्षा से वो रिएक्ट करके जो एसिड्स है उनका उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वो अ, दूसरे रूप में बदल जाती है। तो वायु प्रदूषण के जो प्रमुख कारण हैं, वाहनों में जीवाश्म ईंधन का दहन, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन आदि द्वारा निकलने वाली गैसें, कृषि कार्यों में कीटनाशी और जीवाणुनाशी दवा का उपयोग, फर्नीचरों पर की जाने वाली पॉलिश, स्प्रे पेंट बनाने में प्रयुक्त होने वाला विलायक, कूड़े कचरे का सड़ना एवं नालियों की सफाई न होना। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्या प्रमुख उपाय हो सकते हैं? जिसमें उद्योगों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक हो, कोयले अथवा डीजल के इंजनों का उपयोग कम किया जाए, मोटर वाहनों के कार्बोरेटर की सफाई पर कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जा सकता है, लेड रहित पेट्रोल का ईंधन के रूप में प्रयोग होना चाहिए, पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाए, घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग ज्यादा किया जाए, यूरो मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए, ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियान 11 और फ्रियान 12 के उत्पादन और उपयोग पर कटौती की जानी चाहिए।
कारखानों की चिमनियों में बैग फिल्टर का उपयोग किया जाना चाहिए। ये कुछ ऐसे मेजर्स हम ले सकते हैं जिससे हम वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। इरेडिकेट तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनको हमें का पालन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे जल प्रदूषण। तो जल में निहित बाहरी पदार्थ जब जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर देते हैं कि वह मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो जाए और उसकी उपयोगिता कम हो जाए, तो इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जो वस्तुएं एवं पदार्थ जल की शुद्धता एवं गुणों को नष्ट करते हैं वे जल प्रदूषण कहे जाते हैं। जल प्रदूषण के प्रभाव निम्नलिखित है। प्रदूषित जल में जो शैवाल हैं वो तेजी से प्रस्फुटित होने लगता है। कुछ विशेष प्रकार के पौधों को छोड़कर शेष नष्ट हो जाते हैं। प्रदूषित जल में काई की अधिकता होने से सूर्य का प्रकाश गहराई तक नहीं पहुंच पाता, जिससे जलीय पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया उसकी वृद्धि प्रभावित होती है। दूषित जल को पीने से पशु पक्षियों में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। प्रदूषित जल से मानव में पोलियो, हैजा, पेचिस, पीलिया, मियादी बुखार, वायरल फीवर आदि आदि बीमारियां। अब ये जल प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हैं, आप सब इस बात से परिचित हैं। कूड़े कचरे को जल में बहाया जाना, एक वाहित मल, दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों के कारण मृदा संरक्षण, उर्वरकों को उपयोग में निरंतर वृद्धि, उद्योग आदि द्वारा भारी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों का जल स्रोत और नदियों के और जलाशयों में बहाया जाना, समुद्र के किनारे स्थित तेल के कुओं में लीकेज हो जाती है। अभी आप रिसेंटली सुने होंगे कि जो वाटर पाइप्स हैं, जो ऑयल की जो कच्चा तेल हम जो मंगाते हैं वो पाइप के थ्रू समुद्र में मंगाते हैं, उसमें बहुत बार लीकेज हो जाता है और वो बड़े व्यापक पैमाने पर बहुत बड़े बृहद क्षेत्रों में जल प्रदूषण का कारण बन जाता है। जल प्रदूषण रोकने के बहुत कुछ उपाय भी, कुछ मेजर्स हैं। गंदगी फैलाने, साबुन लगाकर नहाने, जो तालाब, नदी, पोखरे हैं उनको उसमें इस तरह का प्रयोग नहीं करें। पशुओं के नदियों, तालाब आदि में नहलाने पर प्रतिबंध हो। सभी प्रकार के अपशिष्टों और अपशिष्ट युक्त बहिस्राव को नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों में बहाने से पहले हम उनका ट्रीटमेंट कर लें। औद्योगिक बहिस्राव और अपशिष्ट का समुचित उपचार करके तब बहाएं। नदियों में शवों, अधजले शवों, राख और अधजली लकड़ी के बहाने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनको हम अपने संज्ञान में लाएं और प्रयोग करें तो हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। अब चौथा जो महत्वपूर्ण है वो ध्वनि प्रदूषण है। जैसा कि आप सब जान इस बात से परिचित होंगे और इसको अनुभव भी करते होंगे कि ध्वनि प्रदूषण से कैसे हमारे इन्वायरमेंट में ध्वनि प्रदूषण हो रही है और उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। तो अवांछनीय और उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को हम शोर कहते हैं। वायुमंडल में अवांछनीय ध्वनि की मौजूदगी या शोर को ही ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। शोर से मनुष्यों में अशांति तथा बेचैनी उत्पन्न होती है। ध्वनि की सामान्य मापन इकाई जो है डेसिबल होती है। एक सर्टेन अमाउंट या सर्टेन अमाउंट ऑफ डेसिबल जो है वो हमारे लिए ऑडिबल है। इसके ऊपर जो ध्वनि होती है वो कर्कश है, ज़्यादा आवाज करने वाली ध्वनियां हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। जिन मजदूरों को अधिक शोर में काम करना होता है वे हृदय रोग, शारीरिक शिथिलता, रक्तचाप आदि से ग्रस्त हो जाते हैं। विस्फोटकों और सोनिक बमों की अचानक उच्च ध्वनि से गर्भवती महिलाओं में गर्भपात भी हो सकता है। लगातार शोर में रहने वाली महिलाओं के नवजात शिशुओं में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या क्या? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों में मोटर वाहनों के उत्पन्न होने वाले शोर, वायुयान, मोटर वाहनों व रेलगाड़ियों और उनकी सीटी से होने वाले शोर, लाउड स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम में होने वाला शोर, कारखानों में मशीनों से होने वाले शोर, ये जो प्रमुख जो है ध्वनि प्रदूषण के कारण। अधिक शोर उत्पन्न करने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंधित कर सकते हैं। मोटर के इंजनों और अन्य शोर उत्पन्न करने वाले मशीनों की संरचना में सुधार किया जा सकता है। उद्योग को शहरी और आवासीय बस्तियों से बाहर स्थापित करना, उद्योगों के श्रमिकों को कर्ण प्लग और कर्ण बंधक प्रदान करना, वाहनों के साइलेंसरों की समय समय पर जांच करना, ये कुछ ऐसे मेजर्स
हम ले सकते हैं और इससे हम ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आज पर्यावरण और पर्यावरण के प्रदूषण के विषय में बहुत विस्तार से बातें की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमारे रोज की दिनचर्या से जुड़ा हुआ विषय है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या होने चाहिए, पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता समाज में फैलाने की जरूरत है। तो आप सब विद्यार्थियों का ये बहुत ही कर्तव्य है, इन विषयों के गंभीरता को समझें, इनको बच्चों के साथ जब बात पढ़ाएं, और भी जहाँ कहीं भी मौका मिले, इस जो भी प्लेटफॉर्म हो, तो इस तरह के टॉपिक्स को और इस तरह के सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है कि बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।